जय हिंद स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञानकुंज कोचिंग सेंटर में। और आज मैं आपको बताऊंगा आकांक्षा 40 के बारे में। देखिए आकांक्षा 40 एक्चुअली होता क्या है। तो आकांक्षा 40 एक ऐसा चीज़ होता है जैसे आपको देखिए अपने आकांक्षा जो 40 होता है उसमें आपको फ्री में मेडिकल इंजीनियरिंग और CLAT इसके साथ NDA की फ्री में तैयारी करवाई जाती है, जिसमें से आपको अगर आपको एक रिटन टेस्ट लिया जाता है, अगर आप उस टेस्ट में सक्सेस हो जाते हैं, आप उस टेस्ट में अवेलेबल हो पाते हैं, उस जो टेस्ट होता है, उस जो आपका एग्ज़ाम होता है, और उसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको एक मेरिट लिस्ट बनता है। और मेरिट लिस्ट बनता है तो उसमें आपको एक एग्ज़ाम ली जाती है। वो एग्ज़ाम आपका फॉर्म है जो अभी निकला हुआ है, जो आपका शायद 22 देखिए आप मेरा आकांक्षा 40 का जो वीडियो उसमें आप जाकर देख लीजिए, वहाँ कंप्लीट डिटेल हमने दे दिया है। इसमें आपको मैं कक्षा जो 10 का जो इम्पोर्टेंट MCQ रहेगा उसको करवाएंगे, क्योंकि आपका जो आकांक्षा 40 होता है उसमें फिजिक्स में देखिए, फिजिक्स में आपका टोटल आपका फिजिक्स जो क्वेश्चन होता है आपका क्लास 10 से रहता है। फिजिक्स और बायोलॉजी आपका क्लास 10 से रहता है। बाकी जो अगर NCR आपका देखिए केमिस्ट्री हो गया तो फिर आपका मैथ हो गया, ये दोनों थोड़ा सा होता है कि आपका ये दोनों थोड़ा 4-5 प्रश्न जो आपको 11th क्लास का भी दे देता है, जिससे कि जो बच्चे 11th क्लास में क्वेश्चन क्वालिफाई कर पाते हैं उन्हें इस एलिजिबिलिटी हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं अपने एग्ज़ाम देने के लिए। तो देखिए आपका यहाँ पर एग्ज़ाम होगा तो आपको जो सबसे VVI क्वेश्चन है वो आपको करवाएंगे इस चैप्टर में। देखिए आपका स्टार्ट यहाँ से होता है। पहला प्रश्न आपका क्या दिया हुआ है, देखिए कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हुए। तो आपका सही आंसर होगा प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। ध्यान रखिए प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको वीडियो में करवाएंगे, तो आप लोग वीडियो तक लास्ट तक बने रहें। अगला समांतर हो जाता है, ये देखा क्वेश्चन पूरा नहीं छापा किया है, जिससे देखिए अगला तीसरा प्रश्न है F = R/2 सत्य है केवल अवतल दर्पण में उत्तल दर्पण में। तो देखिए आपका दोनों में होता है। ये जो होता है F = R/2 यानी फोकस बराबर वक्रता त्रिज्या आधा, ये आपका होता है अवतल दर्पण में भी और आपका उत्तल दर्पण दोनों में होता है। अगला किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो देखिए आपका दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होगा, तो ही आपका प्रतिबिंब आभासी और सीधा बीम से बड़ा पाया जाएगा। अगला क्या है, तो देखिए अगला प्रश्न है कि दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहता है। तो दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहा जाता है। अगला किसी दर्पण का चिकने तल पर प्रकाश की किरणें आपतित होने पर परावर्तन होता है, ये आपका क्या है, नियमित क्या नियमित, या दोनों। तो आपका आंसर होगा नियमित है। एक बात और, आकांक्षा 40 के जो एग्जाम होता है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर वहाँ पर देना होता है। तो देखिए आपका ऑब्जेक्टिव, इसलिए आपको इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। आपको अगर और देखिए आपको आकांक्षा 40 का पूरा तैयारी करना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इतना निश्चित है कि आप लोग जाकर के एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। किसी समतल दर्पण में लेटर P को देखने पर वह कैसा मालूम पड़ता है। तो आपका क्यों जैसा मालूम पड़ता है। अगला प्रश्न क्या है, अवतल दर्पण के प्रकरण में किसी वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है। तो आपका यहाँ पर ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण प्रकरण के लिए वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब के लिए आपका ऋणात्मक आवर्धन होता है। अगला प्रश्न क्या है कि अवतल दर्पण में वास्तविक और सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है, धनात्मक ऋणात्मक या दोनों। तब आपका होगा यहाँ पर धनात्मक आंसर होगा। नई कार्तीय चिन्ह पर पाठ्य के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम द्वारा ली जाती है, ऋणात्मक चिन्ह द्वारा ली जाती है। प्रकाश क्या है, तो प्रकाश से कि आंखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा को ही प्रकाश कहा जाता है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक व कम अपवर्तनांक वाले माध्यम की तुलना में प्रकाशिक सघन होते हैं। अगला क्या है, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है, हवा, जल, शीशा, हीरा। तो आंसर होगा आपका हवा। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। तो आपका होगा दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को मापने का जरूरत होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक होता है अपसारी लेंस, एक होता है अभिसारी लेंस। तो अगर आपका अपसारी लेंस अपसारी बोले तो अवतल, और अभिसारी लेंस बोलेगा तो उत्तल। अवतल दर्पण के प्रकरण में किस वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होगा। तो आपका ऋणात्मक आवर्धन होगा। अगला है, उत्तल दर्पण के प्रकरण में आपका उत्तल प्रकरण, इसलिए आपका हो जाएगा यहाँ पर धनात्मक। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा होता है। अगला क्या देखिए, समतल दर्पण में किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। तो आपका हो जाएगा आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्चदृश्य दर्पणों के रूप में होता है। पश्चदृश्य क्या होता है, तो देखिए आप गाड़ी में देखते होंगे ना, मान लीजिए आपका यहाँ पर गाड़ी है, मान लीजिए आपका यहाँ पर एक गाड़ी है। अब गाड़ी तो वैसे गाड़ी के बाहर में इस तरह से आईना लगा होता है, दोनों तरफ से आईना, जिसको बोलते हैं आईना, लेकिन वो होता है वास्तविक में पश्चदृश्य दर्पण होता है।
प्रतीक किसका उपयोग किया जाता है? यहाँ पर उत्तल दर्पण किया जाता है। उत्तल दर्पण का क्यों किया जाता है? क्योंकि उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जो क्या करता है कि बड़े बड़े वस्तुओं को एक छोटे चीज़ में कन्वर्ट कर देती है, इसलिए इसको बोला जाता है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है वाहनों के परिदृश्य के रूप में। अगला प्रश्न क्या है? देखिए अगला प्रश्न है, किस दर्पण से आप कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है? संभवतः दर्पण क्या है? या तो समतल होगा या तो उत्तल होगा। उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो आपका आंसर हो जाएगा आभासी प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को रखना चाहिए? तो आपका होगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न क्या है? वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाले दर्पण होता है? समतल, उत्तल, समतल, अवतल, उत्तल, अवतल, समतल, उत्तल या अवतल। तो आंसर होगा समतल, उत्तल। अगला प्रश्न क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो आपका आंसर होगा उल्टा। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो आपका हो जाएगा अवतल। क्यों? अवतल का काम है कि छोटे चीज़ को बड़ा के रूप में दिखाना, और उत्तल का काम है कि बड़े चीज़ को छोटा सा रूप में दिखाना। तो देखिए हमको दाढ़ी बना रही है, तो दाढ़ी में हमको क्या करेगा? छोटा चीज़ को, अगर बड़ा चीज़ को छोटा दिखाएगा तो हमको नहीं दिख पाएगा कि कहाँ बन रहा है, कैसा बन रहा है। अगर हम वही छोटा चीज़ को बड़ा दिखाएगा तो हमको अच्छा सा आसानी से देख पाते हैं, इसलिए यहाँ पर अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण को सूर्य के प्रकाश के सामने रखा जाता है। प्रधान अक्ष पर एक खास बिंदु पर कागज का कतरन जल उठता है, इस बिंदु की दूरी दर्पण से होगी, तो आपका होगा 20 सेंटीमीटर। गोलीय दर्पण का वक्रता 40 सेंटीमीटर का फोकस दूरी क्या है? तो देखिए फोकस दूरी निकालने बनाने तो फोकस दूरी बराबर होता है वक्रता त्रिज्या, आर। वक्रता त्रिज्या को आर से दिखा जाता है, इसका फार्मूला होता है r/2। तो देखिए आपका वक्रता त्रिज्या 40, तो लिखेंगे 40/2। अब 40 को 2 से भाग देंगे तो सही आंसर आपका 20, यानी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला 29वां, मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब है कि 45 डिग्री झुकाव है, 180 डिग्री कोण पर झुकाव, 135 डिग्री कोण पर झुका है। तो आंसर का अभिलंब है। एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है, उसका प्रतिबिंब क्या होगा? तो काल्पनिक और बड़ा होगा। अगला प्रश्न देखिए, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेम है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या है? तो देखिए दोनों अवतल लेंस होगा या तो दोनों अवतल ही होगा, अवतल लेंस और अवतल दर्पण दोनों, क्योंकि दोनों का जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक में होती है, इसलिए आपका आंसर होगा दोनों का दोनों अवतल दर्पण या अवतल लेंस होगा। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें एक अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु से गुजरती है, इस बिंदु को दर्पण का क्या कहते हैं? तो फोकस कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है बीच बीच में तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें। देखिए अगला प्रश्न क्या है? किस दर्पण का दृष्टिकोण क्षेत्र बड़ा होता है? तो उत्तल दर्पण का दृष्टिकोण क्षेत्र बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? बड़े चीज़ को छोटा चीज़ में कन्वर्ट करता है, तब नहीं बड़ा होता, तब नहीं करता है। अगला गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी तो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो आपका आंसर यहाँ पर आधी होती है। देखिए अगला प्रश्न क्या है? प्रकाश से किरणों के सरल रेखीय गमन का अनुप्रयोग है, तो आपका सही आंसर होगा सूर्य ग्रहण में और आपका चंद्र ग्रहण में। किसी वस्तु की छाया तभी बन सकती है जब प्रकाश की किरणें गमन करेगी, सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा आपका सीधी रेखा में। अगला प्रश्न क्या है? प्रकाश स्रोत के सामने एक हरी रंग की छड़ी को खड़ा कर रख देने पर उसकी छाया कैसी होगी? तो आंसर होगा काली रंग की। किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर बनती है, तो आपका छाया भी बनता है, छाया भी बनता है, रूप छाया भी बनता है। अगला प्रश्न क्या है? प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद को रखने पर उसकी छाया कैसी बनती है? तो आंसर का वृत्ताकार बनती है। दृष्टि के भौतिक अनुभवों को क्या कहता है? तो प्रकाश कहा जाता है। प्रकाश एक रूप है, तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो हमें देखने के सामर्थ्य बनाता है। शीशा या कांच या किस प्रकार का माध्यम? तो आपका प्रकाशिक माध्यम है। प्रकाशिक माध्यम क्योंकि एक तरफ से दूसरी तरफ हम लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है? किसी माध्यम में प्रकाश की किरणें माध्यम में प्रकाश की किरणें माध्यम के कणों को क्या करती है? तो गर्म करती है, प्रकाशित करती है और माध्यम के कणों में गति प्रदान करती है। टॉर्च से किस प्रकार का प्रकाश पुंज प्राप्त होती है? तो आपको संश्रित प्रकाश पुंज प्राप्त होती है। फोकस पर अभिसारित करने वाली किरण पुंज अपवर्तन के बाद समानांतर किरण पुंज में बदल जाता है, लेंस का नाम दे, तो उस लेंस का नाम है उत्तल लेंस से। आवर्धन एम का ऋणात्मक मान बताता है कि वस्तु का सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा हो। अगर प्रतिबिंब उल्टा है तो समझिए कि उसका आवर्धन माइनस में आएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया कि प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। प्रकाश तरंगों के गमन के लिए किस प्रकार के माध्यम की आवश्यकता होती है? तो किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए अगर आप लोग को हमारी जो यहाँ पर देखिए अगर आपको PDF की ज़रूरत है, हम जो प्रश्न आपको करवा रहे हैं PDF की ज़रूरत है, तो हमें कमेंट जरूर करें। अगला प्रश्न क्या है कि प्रकाश किरण है, तो आपका है प्रकाश किरण प्रकाश का एक बिंदु पथ है। अगला प्रश्न है किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा किरण पुंज और प्रकाश पुंज।
अगला प्रश्न है, किसी उच्च कोटि की पॉलिश किए गए दर्पण अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करता है। तो आपका आंसर होगा पूर्ण रूप से परावर्तित करता है। कांच पारदर्शी माध्यम से प्रकाश की किरणें गुजरती है तो क्या होता है? तो आपका कुछ भाग परावर्तित होता है, कुछ भाग अपवर्तित होता है और कुछ भाग आपका अवशोषित हो जाता है। अगला प्रश्न, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? तो आपका वायु में प्रकाश की चाल होती है वो निर्वात से कम होती है। प्रकाश की किरणें हो सकती है तो आपका होगा सही आंसर दर्पणों द्वारा परावर्तित, पारदर्शी माध्यम द्वारा अपवर्तित, लेंसों द्वारा अपवर्तित या फोक्सित। तो आंसर होगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न क्या है, किसी पारदर्शी माध्यम से प्रकाश की किरणें गुजरने पर आपतन कोण और निर्गत कोण में क्या संबंध होगा? तो दोनों का दोनों बराबर होगा। आपतन कोण और निर्गत कोण का मतलब होता है परावर्तन कोण, तो आपका आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है? आपका दोनों का दोनों बराबर होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश हमें निम्नांकित संचार के साधन प्रदान करती है। कांच रेशों से बनी तंतु, प्रकाशिक केबल, टेलीफोन, इनमें से सेंसर का इनमें से सभी। देखिए अगला प्रश्न क्या है, प्रकाश तरंगे होती है चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुम्बकीय तरंगे। सेंसर का विद्युत चुम्बकीय तरंगे। प्रकाश किस ऊर्जा का रूप है? तो आपका विकिरण ऊर्जा का रूप है। देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है, कांच के स्लैब से होकर गुजरने वाली किरण के लिए आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के समांतर होती है। अगला क्रांति कोण सघर माध्यम में वह आपतन कोण है जिसके लिए किरण माध्यम अपवर्तन कोण 90 डिग्री होगा। सही आंसर। देखिए अगला प्रश्न, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही आकाश में है सो तारे टिमटिमाते हैं। कि आपसे प्रश्न पूछेगा कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण आकाश में तारे टिमटिमाते हैं। अगला है, आँखों में प्रवेश करने वाली तारे के प्रकाश फ्लक्स में निरंतर परिवर्तन के कारण तारों की स्थिति हमेशा बदलती है जिससे आँखों को तारे दिखाते हैं टिमटिमाते हुए। अगला है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य की स्थिति का पता चलता है भासी स्थिति का। किस स्थिति का पता चलता है? तो भासी स्थिति का पता चलता है। किस कारण से सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय पूर्व सूर्य की चक्रिका चपटी प्रतीत होती है? तो आंसर आपका वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण प्रतीत होती है। आवर्धन का ऋणात्मक मान बताता है कि वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा है। छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए इनमें से कौन उपयुक्त होगा? तो आपका 50 सेंटीमीटर दूरी का उत्तल लेंस होता है, वो बहुत ही उपयुक्त होता है छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए। अगला है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण के उत्तल दर्पण के उत्तल दर्पण। तो आंसर आपका समतल दर्पण में बनता है। वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता। कहाँ नहीं बनाता? तो समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में। अगला प्रश्न है, वास्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो आपका अवतल दर्पण भी बनाता है और उत्तल दर्पण दोनों बनाता है वस्तु से छोटा प्रतिबिंब। अगला, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने रखना होगा 2f1 पर। अगला प्रश्न है, हवा में टंगी वस्तु को पानी के अंदर पानी की सतह के लंबवत देखने पर इस वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से अधिक दूरी होती है। अगला है, उत्तल लेंस में जब बिंब फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब बनती है। ऐसी बनती है तो आपको काल्पनिक बनती है और सीधा बनती है। अगला, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, तो लेंस की क्षमता क्या होगी? तो आपका +5 डायोप्टर होगा। किसी लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली किरणों के पथ में अपवर्तन के बाद विचलन नहीं होता है। अगला प्रश्न क्या है, देखिए, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो आपका होगा मिट्टी है जो लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं होता। जल किया जाता है, कांच किया जा सकता है, प्लास्टिक किया जा सकता है। जिस लेंस का एक तल उभरा हुआ हो लेकिन दूसरा तल समतल हो कर जाता है तो उसको क्या कहते हैं? तो समतल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस वास्तविक वस्तु का, अवतल लेंस होता है वास्तविक वस्तु का हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। देखिए अगला प्रश्न है, 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होती है तो आपका होगा +50 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस द्वारा जब तब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बीम रहती है कहाँ? तो फोकसांतर दूरी से कम दूरी पर। जब कोई वस्तु अनंत पर रहता है तो उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब बनता है तो आंसर होगा फोकस पर बनता है। अगला प्रश्न है, मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की तुलना में कम होती है। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी अधिक धनात्मक होती है? तो आंसर होगा उत्तल दर्पण की। अगला, समान फोकस दूरी के उत्तल और अवतल लेंस हटाकर रखे गए हैं, यह युग्म काम करेगा? तो कांच की आयताकार तिरछी तरह। किसी बीम का अनंत पर प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाए? तो आंसर होगा लेंस के मुख्य फोकस पर। अगला है, निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अगला है, यू भी और एफ के विशिष्ट मान के लेंस सूत्र क्या है? तो लेंस सूत्र आपका होता है 1/v - 1/u
बराबर 1/f। देखिए अगला प्रश्न, अवतल लेंस के प्रकरण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है तो आवर्धन m क्या होगा, तो आपका यहाँ पर धनात्मक होगा। जब आभासी बनेगा तो आपका आवर्धन धनात्मक होगा। उत्तल लेंस के प्रकरण में जब प्रतिबिंब वास्तविक होता है तब आवर्धन m है तो आपका ऋणात्मक होगा। जब प्रतिबिंब वास्तविक तो आवर्धन ऋणात्मक, और जब जैसे आभासी बनेगा तो आपका यहाँ पर होगा धनात्मक। अगला प्रश्न, किसी अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी होती है तो सेंसर का ऋणात्मक फोकस दूरी होती है। किसी उत्तल लेंस के प्रकरण में आवर्धन m जब प्रतिबिंब आभासी होता है तो आपका होगा धनात्मक होगा। लेंसों की मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, 2। पहला f1 होता है, दूसरा 2f1 होता है। अगला, एक अवतल लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर पर वस्तु रखने पर इसका आभासी सीधा प्रतिबिंब बनता है। इसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो आपका फोकस दूरी यहाँ पर हो जाएगा सभी हो जाएगा, 10 सभी हो सकता है, 15 भी, 10 भी और 12 भी। किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बीम रखा है, इसका प्रतिबिंब बनेगा तो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा। कई लेंसों के संयोजन से बना एक एकल लेंस की उपयोगिता है तो आपका होगा सूक्ष्मदर्शियों के लेंस में हो। किसी f फोकस दूरी की लेंस की क्षमता p होती है तो उसका सेंस होता है 1/f। p बराबर क्या होता है, 1/f होता है। वही आपको वहाँ पर अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए आपको पूछा हुआ था, p बराबर क्या होता है, 1/f होता है। डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है। अगला, द्वि अवतल लेंस को कहा जाता है तो द्वि अवतल लेंस को कहा जाता है सारी लेंस। देखिए आपका किसी लेंस के बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ होते से क्या कहते हैं, उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है तो धनात्मक होती है। अगला प्रश्न है, एक लेंस की क्षमता -5 और जिसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो -20 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका 2 प्रकार के होते हैं। निम्न में से कौन सा प्रकाशिक माध्यम है, तो आपका शीशा प्रकाशिक माध्यम है। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने वाले प्रकाश से किरण धीमी हो जाती है, अतः इसका झुकाव अभिलंब की ओर हो जाता है। माध्यम बदलने से प्रकाश का वेग बदलना कहलाता है, तो आपका यहाँ पर कहलाता है अपवर्तन। देखिए, पानी की प्रकाश का वेग cm, कांच की में प्रकाश का वेग cg हो तो cw/cg होगा इसका आंसर, यानी cw बड़ा होगा cg से। लास्ट प्रश्न है, 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की सूर्य प्रकाश के सामने रखा जाता है तो इसके सामने d दूरी पर रखी माचिस की तीली जल उठती है तो d का मान क्या होगा, तो आंसर होगा आपका 20 सेंटीमीटर। एल्कोहल का वर्तनांक होता है 1.36। कांच या पानी में प्रकाश का वेग घट जाता है। मान लिया कि माध्यम 1 में प्रकाश का वेग v1 और माध्यम 2 में प्रकाश का वेग v2 था। वर्तनांक n21 का मान होगा v1/v2। अगला प्रश्न है, सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा है, तो सेंटर का प्रश्न समानांतर प्रकाश पुंज। अगर आपतन कोण I हो और परावर्तन कोण R हो तो क्या होगा, तो आपका I बराबर R होगा, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। अगला, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं आवर्धन। अगला प्रश्न, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो आंसर होगा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। किसी माध्यम का वर्तनांक का मान होता है sin I/sin R। I बराबर R नहीं लागू होता है, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, तो आपका आंसर होगा किसी में नहीं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, तो आपका आंसर होगा निर्गत कोण। रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर का प्रयोग करते हैं तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई दांत किसी का खराब होता है तो दांत को देखने के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। और आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को दोनों में से कुछ नहीं माना गया, ना ही कण माना गया, ना ही तरंग माना गया है। पानी में डाली हुई छेड़ी टेढ़ी दिखता है, इसका कारण क्या है, तो अपवर्तन के कारण पानी में जब डालेंगे कुछ भी छेड़ी को तो आपको टेढ़ी दिखती है। क्रांतिक कोण क्या है, तो सघन माध्यम में आपतन कोण। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका मुख्य कारण क्या है, तो अपवर्तन इसका मुख्य कारण होगा। मृग मरीचिका का कारण है, तो पहले अपवर्तन और बाद में पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तेल लगा कागज होता है परभाषक। अगला प्रश्न है, अगर वायु में प्रकाश का वेग c हो तथा एक माध्यम में प्रकाश का वेग v हो तो निरपेक्ष अपवर्तनांक nm का मान होगा c/v।
कांच की सिल्ली से पार करने वाली प्रकाश किरण में पैदा होती है पार्श्व विस्थापन। इसी के साथ आपका इस चैप्टर जो प्रकाश चैप्टर से आपका जितना भी इम्पोर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो आपका आकांक्षा में दे या तो आपका बोर्ड एग्जाम हो उसमें दे, किसी प्रकार का एग्जाम हो आपका जो 10th लेवल का रहेगा। जैसे देखिए खास करके हम आकांक्षा 40 को लेकर चले या तो आपका मैट्रिक बोर्ड एग्जाम को लेकर चले, ये दोनों में आपका इस तरह का प्रश्न है जो पूछता है बार बार। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अन्यथा डिसलाइक करें। और उसके बाद अगर किन्हीं को PDF ज़रूरत हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि पूरा सभी चैप्टर फिजिक्स ख़त्म होने के बाद हम आपको लास्ट की जो चैप्टर होगी फिजिक्स का उसमें आपको PDF का लिंक प्रोवाइड करवा देंगे।